हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि एवं पशुपालन से संबंधित टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज का टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन, जो कि आने वाले जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो या यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो एग्जाम कराए जाते हैं, या आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे जैसे आपका ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रश्न एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो हम एक से दो वीडियो में इस टॉपिक को कवर कर लेंगे दोस्तों, और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछने की संभावना होती है, उन सभी को दोस्तों हम यहाँ पे कवर कर लेंगे दोस्तों। बस आपको करना क्या है दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है। लगभग हमारी 2 से 3 वीडियोस यहाँ पे ये आएंगी कृषि एवं पशुपालन से संबंधित। और दोस्तों, जब आप इनको देख लोगे तो यकीन मानो कि आपसे जो प्रश्न आएगा यहाँ से कृषि एवं पशुपालन से, वो छूट नहीं पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, भारत में कृषि से हम स्टार्ट करते हैं। भारत में कृषि से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। आइए क्या होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो लाइन है आपकी पहली ही कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रश्न कैसे बनेगा कि भारत क्या है, भारत है एक कृषि प्रधान देश, और भी ऑप्शन होंगे तो आप कहेंगे भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 50% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से अपनी आजीविका प्राप्त करती है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि भारत में जो 50% से अधिक जो है आबादी है, वो मतलब या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, ठीक है। कृषि से अपनी आजीविका प्राप्त करती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। जीडीपी की फुल फॉर्म सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान जहां 52% था, वहीं 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान 17.8% के करीब रह गया, ठीक है। ये दोस्तों निराशाजनक बात है कि जहां सन 1950-51 के दौरान 52% योगदान था जीडीपी में, ठीक है, कृषि का, तो वो 19-20 में कितना रह गया, 17.8% के करीब रह गया है, ठीक है। ये दोस्तों काफी दुखद बात है। इस चीज को दोस्तों एक तरीके से समझते चलिए, तभी आप अच्छे से एक एक चीज को दोस्तों कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, भारत में कुल भूमि के लगभग 60% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है दोस्तों। तो जितने भी दोस्तों एक एक पॉइंट है, एक एक प्रश्न आपका यहाँ से तैयार होगा, और मैं बताता चलूंगा साथ के साथ कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ से भारत में कुल भूमि के लगभग 60% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है, तो यही प्रश्न बनता है परीक्षा में कि भारत के कुल कितने भूभाग पर कृषि कार्य किया जा रहा है। तो आप कहेंगे सर लगभग 60%, लगभग 60% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, भारत में जोत कृषि भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषकों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। चलिए इनको देखते हैं, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक तरफ जोत है, जोत का आकार है, और एक प्रतिशत है, ठीक है। सीमांत जोत यदि आपसे पूछ ले, सीमांत जोत किसे कहते हैं, तो 1 हेक्टेयर से कम जो जोत होती है कृषि भूमि, उसको कहते हैं सीमांत जोत। ये कितनी है, 67.10%, 10% है। छोटी जोत किसे बोलते हैं, 1 से 2 हेक्टेयर को, ठीक है। ये कितनी है, 17.91%। अर्ध मध्यम जोत किसे कहते हैं, जो कि 2 से 4 हेक्टेयर वाले होते हैं जोत का आकार, उसको, और इसका प्रतिशत क्या है, 10.04%। मध्यम जोत किसे कहते हैं, 4 से 10 हेक्टेयर वाले को, जिसका आकार 4 से 10 हेक्टेयर हो, उसे मध्यम जोत, जिसका प्रतिशत कितना है, 4.25% है। और बड़ी जोत किसे कहते हैं, तो 10 हेक्टेयर से अधिक वाले को क्या कहते हैं, बड़ी जोत कहते हैं, जिसका 10% है, 0.70%, ठीक है। तो आपसे जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं तो वो यही बनते हैं कि सीमांत जोत किसे कहते हैं, ठीक है। तो
ऑप्शन में क्या होगा कि 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर वाली, 2 से 4 हेक्टेयर वाली। तो यदि आप सीमांत जोत पूछा है तो आप कहेंगे सर 1 से 1 हेक्टेयर से कम वाली को सीमांत जोत कहते हैं। यदि आपसे पूछ ले बड़ी जोत किसे कहते हैं, तो 10 हेक्टेयर से अधिक वाली को क्या कहते हैं, बड़ी जोत कहते हैं दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते रहेंगे दोस्तों। तो बस इसमें दोस्तों हमारा उद्देश्य क्या है कि कंसेप्ट के साथ साथ हम आपको ये भी बताता चलें कि कैसे प्रश्न बनते हैं और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो में बने रहें अंत तक, बिना स्किप किए दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखें। और मैं गारंटी देखता हूं एक बार जब हमारी इन वीडियो को आप कंप्लीट अच्छे से देख लोगे और 2 से 3 बार आप रिवीजन कर लोगे, तो फिर आपको कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जो भी टॉपिक है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी एग्जाम हो आपका, वनडे एग्जाम, आसानी से आप यहाँ से कर जाएंगे उस प्रश्नों को। ठीक है, बस आपको करना क्या है, अच्छे से ध्यान से दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है और चीज़ों को समझना है। जहाँ जहाँ हम बताते चलेंगे कैसे तैयार करना है चीज़ों को, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, उन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में क्रियाशील जोतों का औसत आकार 15-16 के आंकड़ों के अनुसार 1.08 हेक्टेयर है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रमुख फसलों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, भारत की प्रमुख फसलें, पहला देखते हैं यहाँ पे चावल, जिसको धान भी हम बोलते हैं। ठीक है, चावल जिसको हम धान भी बोलते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे कि चावल जो है आपका उष्णार्ध जलवायु की खाद्य फसल है। ठीक है, पहला पॉइंट टॉपिक यही तैयार हो गया कि चावल क्या है, उष्णार्ध जलवायु की खाद्य फसल है। ठीक है, उष्ण जलवायु की। आगे, इसकी रोपाई के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान, ऐसी मृदाएं जिनकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो चावल है इसकी रोपाई के लिए क्या चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए और ऐसी मृदा जिनकी जल धारण करने की क्षमता कितनी होनी चाहिए, अधिक होती है। ठीक है, जल धारण करने की क्षमता अधिक हो, जैसे कि जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी जो होती है। ठीक है, एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता इसको होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप तैयार करेंगे चावल से संबंधित कि भैया चावल क्या है, एक उष्ण जलवायु की खाद्य फसल है और इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। और जो मृदा है, जो मिट्टी है, इसके लिए उसकी जो मिट्टी की जो जल धारण करने की क्षमता है वो अधिक होनी चाहिए। और आपका जो वर्षा है वहां पे तो 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की आवश्यकता इसको होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, यह भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है जिसका कुल खाद्यान्न उत्पादन में 43% हिस्सा है। देख रहे हो, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है ये। इसका कुल खाद्यान्न उत्पादन में यदि आपसे पूछ ले प्रतिशत कितना हिस्सा है, तो आप कहेंगे 43% का हिस्सा अकेला चावल का है। ठीक है, धान का है कुल खाद्यान्न उत्पादन में। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं चावल से संबंधित क्या है। ये है यहाँ पे कि चीन के बाद, ठीक है, चीन के बाद चावल उत्पादन में भारत विश्व के दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यदि आपसे प्रश्न एग्जाम में बन जाए कि सबसे ज्यादा जो चावल है, धान का उत्पादन, वो कहाँ होता है, किस देश में होता है, तो आप कहेंगे सर चीन में होता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कौन है, यदि विश्व की बात करें, विश्व में दूसरे नंबर पर चावल उत्पादन में कौन है, तो आप कहेंगे सर अपना भारत है। ठीक है, अपना भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, पहले पर चीन है, याद रखेंगे। अब बात करें भारत में। ठीक है, भारत में ही यदि आपसे पूछ ले, विश्व में नहीं पूछे, भारत में ही पूछ ले, तो भारत में चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र तथा पंजाब अग्रणी राज्य है। मतलब पहला पश्चिम बंगाल है, उस भारत की बात हो रही है। ठीक है, भारत की बात हो रही है, तो भारत में क्या है, पहला पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद पंजाब। ठीक है, जहां पे धान की खेती के सर्वाधिक क्षेत्र है। ठीक है, अग्रणी राज्य है ये भारत में, याद रखेंगे। विश्व में पहले नंबर पर चीन है, उसके बाद भारत है। और यदि भारत में ही आपसे पूछ ले कि कौन सा अग्रणी राज्य है, तो पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ठीक है, अगला देखते हैं, दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल को 2 या 3 फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। परंतु हिमालय तथा देश के उत्तर पश्चिम भागों में यह दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे
कि देश के उत्तर पश्चिम भागों में ये दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु में उगाई जाती है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में चावल को इन फसलों को भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में चावल की इन फसलों को भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं। चलिए इनको देखते हैं। एक तरफ है आपकी राज्य है, शरद ऋतु है, और एक तरफ शीत ऋतु है, एक तरफ ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, एक तरफ यहाँ राज्य है, शरद ऋतु है, शीत ऋतु है और ग्रीष्म ऋतु है। पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें, शरद ऋतु में औस, शीत ऋतु में अमन और ग्रीष्म ऋतु में बोरो। ठीक है, इसी तरह असम में अहू, सली, बोरो। उड़ीसा में की यदि बात करें, ब्याली, शरद, डलुआ। ठीक है, इसी तरह बिहार है, इसी तरह केरल है, इसी तरह तमिलनाडु है। दोस्तों इनको आप अच्छे से देख लें। दोस्तों वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इनको एक बार तैयार कर लें, नोट्स बना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। धान की प्रमुख फसलों के बारे में हम बात करें अब यदि, कि जया, साकेत, कौन कौन सी है धान की प्रमुख फसलें? जया है, साकेत है, पूसा है, सुगंधा है, गोविंद है, कावेरी है, माही सुगंधा है, रत्ना है, सरजू है, पूरक 33 है और लूनीश्री है। तो ये दोस्तों ये कभी कभी पूछ ली जाती हैं एग्जाम में कि धान की जो प्रमुख किस्में हैं आपको दे देगा कि जया, साकेत, और उनमें से एक दो अदर की होंगी। तो आपसे पूछ ले जैसे कि धान की प्रमुख किस्में कौन सी है, तो जैसे अगर ऑप्शन में जया है तो जया लगा देंगे, साकेत है तो साकेत लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह सुगंधा है तो सुगंधा, ठीक है, लगा देंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों गेहूं के ऊपर। ठीक है, ये चावल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हमने क्लियर कर लिए। अब बात करेंगे यहाँ पे हम गेहूं के बारे में। ठीक है, गेहूं के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। यह शीतोष्ण जलवायु की खाद्य फसल है। ठीक है, क्या है? यह शीतोष्ण जलवायु की खाद्य फसल है। शीतोष्ण जलवायु की, याद रखना है। इसकी बुआई के लिए उपजाऊ बलुई मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान इसको चाहिए और 15 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है। तो यहाँ पे कितना अंतर हो गया देखिए, चावल में क्या था, 25 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर चाहिए था और 100 डिग्री से अधिक उसको क्या चाहिए था, वर्षा चाहिए थी। और आपका क्या था उसमें कि उसको जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता थी। और यहाँ पे गेहूं की यदि हम बात करें तो गेहूं के लिए क्या है, बलुई मिट्टी की आवश्यकता है और 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इसको चाहिए और 50 सेंटीमीटर, बिल्कुल मतलब आधा, 50 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है। ठीक है, अब बात करें भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब अग्रणी राज्य हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि गेहूं का उत्पादन में भारत की यदि बात करें तो पहले नंबर पर कौन है आपका, उत्तर प्रदेश है अपना, उसके बाद मध्य प्रदेश है और उसके बाद क्या है, पंजाब है। ठीक है, गेहूं उत्पादन में भारत में बात हो रही है यहाँ पे, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद पंजाब। और बात करें विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर। देखिए यहाँ भी गेहूं के मामले में भी भारत क्या है, दूसरे स्थान पर है और पहले नंबर पर कौन है, चीन है। ठीक है, अब गेहूं की प्रमुख किस्मों को देखते हैं कौन कौन सी है। लरमा रोजो, सोनार 64, मैक्रोरानी। ठीक है, VL 829, HS 420, HS 355, ये है गेहूं की प्रमुख फसलें किस्में। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों मक्का के बारे में। तो मक्का जो है आपकी अर्ध शुष्क जलवायु की खाद्य एवं चारा फसल है। ठीक है, अर्ध शुष्क जलवायु की है, याद रखेंगे। ठीक है, जिससे अनाजों की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे यदि एग्जाम में प्रश्न बनता है दोस्तों कि अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, ऑप्शन में होगा चावल, गेहूं, मक्का या दाल, तो क्या लगाएंगे आप, कि सर कहेंगे कि अनाजों की रानी जो है वो आपकी क्या है, मक्का है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे निशान लगा लीजिए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए कि अनाजों की रानी मक्का को कहा जाता है। ठीक है, इसकी खेती के लिए 18 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, उच्च जल धारण क्षमता युक्त मृदा होनी चाहिए और 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा तक पाला रहित मौसम उपयुक्त है। ठीक है,
पाला रहित मतलब जब पाला नहीं पड़ता है, ठीक है। यह रबी, खरीफ एवं जायद तीनों ऋतुओं की फसल है। इसको आप रबी में, खरीफ में, जायद तीनों ऋतुओं में इसको उगा सकते हो मक्का को, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि मक्का के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, ऑप्शन में दे दे, तो क्या है? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। आगे बात करें, अमेरिका विश्व में सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कभी प्रश्न एग्जाम में बने कि सबसे ज्यादा मक्का उत्पादक देश कौन सा है विश्व में, तो आप कहेंगे सर अमेरिका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अनाजों की रानी क्या है? मक्का। और विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है मक्का का? तो आप कहेंगे सर अमेरिका है, ठीक है। अब बात करें मक्का की प्रमुख किस्मों को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे प्रताप है, पूसा अली है, शंकर 5 है, विवेक मक्का 11 है, गिरजा है, ठीक है। गिरजा, प्रताप, पूसा अली, शंकर 5, विवेक मक्का 11 दोस्तों, ठीक है। ये थी मक्का की प्रमुख किस्में। और आगे बात करें, मक्का याद रखें, देखिए नोट है, मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है। भारत में इसे पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, ठीक है। यदि आपसे कभी एग्जाम में प्रश्न बन जाए, हालांकि बनेगा नहीं प्रश्न, फिर भी आप याद रखें कि मक्का जो है वो अमेरिकी मूल का पौधा है और इसको भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, ठीक है। अच्छे से इसको याद कर लें। तो यहाँ पे हमने अब तक देखा कि जो चावल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, उसके बाद गेहूं से संबंधित और उसके बाद मक्का से संबंधित। अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों दलहन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बनने की संभावना होती है उनको देखेंगे दोस्तों। हमको दोस्तों वनडे एग्जाम के लिए ज्यादा पढ़ना नहीं होता, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको ही आप तैयार करेंगे दोस्तों, तो आसानी से आपका प्रश्न यहाँ से फंस जाएगा दोस्तों। एग्जाम में आपको पक्का यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा यदि आप इन 2 से 3 वीडियोस को देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि हम इन 2 से 3 वीडियो में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके वनडे एग्जाम के लिए, हम उनको कवर करा लेंगे 2 से 3 वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलहन के बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि दलहनी फसलें मृदा की उर्वरता दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ प्रोटीन युक्त होती हैं, ठीक है। प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत आप यदि आपसे पूछ ले तो दलहन होती हैं। भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता तथा आयातक देश है। देखिए दाल में तो देखिए यहाँ पे जीत गया है भारत कि सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और आयातक भी है, ठीक है। भारत विश्व में, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, याद करेंगे इसे अच्छे से। दलहन में सबसे अधिक योगदान चना एवं उसके बाद अरहर जिसको तुर बोलते हैं का है। इसके अतिरिक्त मूंग, मटर, मसूर, उड़द आदि प्रमुख है दोस्तों। तो कमेंट कर करके बताइए कि किसने इनकी जो दालें हैं ये, कि आपका जैसे चना हुआ, अरहर हुआ, मूंग हुआ, मटर हुआ, मसूर, उड़द उड़द हुआ, इन सभी की जो सब्जियां हैं जिसने खाइए दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा हमें, बिल्कुल जरूर कमेंट करिएगा किस किसने मूंग, मटर, मसूर, उड़द की जो सब्जी बनती है उसको खाया है, या कभी पानी में भिगो के, जिसको मूंग को बोला जाता है कि वजन घटाने के लिए मूंग को अब पानी में भिगो के खाने लगे हैं लोग। तो बताइए कौन कौन ऐसा करता है, कमेंट करके जरूर एक बार बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष पर है। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि प्रमुख दलहन उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। यदि आपसे भारत में ही पूछ ले कि कौन सा राज्य दलहन उत्पादन में शीर्ष पर है, ठीक है, तो आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश, ठीक है। याद रखेंगे दलहन उत्पादन में शीर्ष पर कौन है? मध्य प्रदेश। दोस्तों एक एक पॉइंट को जहां पे मैं आपको कह रहा हूं कि इसको अच्छे से देखें या याद करें, इसको ध्यान दें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो साथ के साथ इन चीजों को भी ध्यान से गौर से सुनते चलें दोस्तों, और नोट्स करते चलें एक जगह कि कौन सी चीजों को ध्यान से देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरहर की अब यहाँ बात करेंगे, जो दाल है अरहर की, यदि हम बात करें यहाँ पे अरहर की प्रमुख किस्मों के बारे में, देखिए यहाँ पे देखते हैं। पूसा 992, पूसा 16, MA6, मालवीय चमत्कार, ठीक है। और ये है GAUT 001E, पारस, अमर। ये क्या है? अरहर की प्रमुख किस्में हैं।
आगे चना की प्रमुख किस्में देखते हैं, राधे, विशाल, उदय, सम्राट, पूषा, चमत्कार। ठीक है, ये क्या है, चना की प्रमुख फसलें हैं। अब बात करें यहाँ पे तिलहन के बारे में। तिलहन के बारे में यदि हम बात करें यहाँ पे, तो भारत के कृषि उत्पादकों में तिलहन का स्थान खाद्यान्न के बाद दूसरा है। यह एक नगदी फसल है। ठीक है, तिलहन कैसी फसल है, नगदी फसल यह है एक। तिलहन के अंतर्गत मूंगफली, गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक है, देखिए मूंगफली में। ठीक है, तोरिया या सरसों राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है। सोयाबीन मध्य प्रदेश प्रथम तथा सूरजमुखी कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादक प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, ये तिलहन फसलें कौन सी हैं? आप कहेंगे सर तिलहन फसलें जो होती हैं वो नगदी फसल होती हैं। ठीक है, नगदी फसल होती हैं। और इसमें क्या है, जैसे मूंगफली है, तिलहन के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? मूंगफली है जैसे, तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। आप कहेंगे सर गुजरात। तोरिया जिसको सरसों बोलते हैं, तो राजस्थान सबसे प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, राजस्थान सरसों का। आगे सोयाबीन, तो सोयाबीन मध्य प्रदेश प्रथम है इसमें, देश में मध्य प्रदेश। और बात करें यहाँ पे सूरजमुखी, तो कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन होता है सूरजमुखी का। ठीक है, ये आप यहाँ से देखिए 1 2 3 4 4 पॉइंट यहाँ पे आपको तैयार करने हैं, अच्छे से इनको देखना है। और एक 5वां पॉइंट ये कि तिलहन जो है आपकी वो नगदी फसल होती है और खाद्यान्न के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, सरसों राई की प्रमुख सरसों को राई भी बोलते हैं। देखिए सरसों को क्या तोरिया राई भी बोलते हैं। इसकी प्रमुख किस्में हैं NRCHB 506, NRCHB 502, GM3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ज्वार। ज्वार के बारे में पढ़ते हैं, क्या है ज्वार? यह एक उष्ण कटिबंधीय खाद्य फसल है। ज्वार की खेती के लिए 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त है। सूखा प्रतिरोधी क्षमता के कारण इसे शुष्क क्षेत्रों में भी उपजाया जाता है। दोस्तों, जहां पे पानी की कमी होती है वहां पे ज्वार अच्छी होती है, और जहाँ टेम्परेचर अधिक होता है, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक का इसका टेम्परेचर चाहिए। उत्तर भारत में ज्वार मुख्यतः खरीफ फसल है, जबकि दक्षिण भारत में रबी खरीफ दोनों में बोई जाती है। ठीक है, उत्तर भारत की यदि आप हम बात करें तो जो ज्वार होती है वो मुख्यतः खरीफ फसल होती है, और जबकि दक्षिण भारत में रबी खरीफ दोनों में बोई जाती है। आगे बात करें महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि ही प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्य हैं। यदि आपसे पूछ ले जो ज्वार है वो प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, देखिए एक और नगदी फसल गन्ना के बारे में। ठीक है, गन्ना के बारे में, गन्ना भारत के एक देशज रोपण एवं नगदी फसल है। ठीक है, देशज रोपण और नगदी फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय जलवायु में सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान तक बोई जाती है। बलुई मृदा एवं वर्षा कितनी 75 से 120 सेंटीमीटर वर्षा में उपजाई जाती है। गन्ना के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र आता है। ठीक है, गन्ना के अंतर्गत। और दोस्तों यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, चलिए उसको देखते हैं कि क्या है। भारत विश्व में गन्ना एवं चीनी दोनों के उत्पादन में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत विश्व में गन्ना और चीनी दोनों के उत्पादन में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है भारत में, तो यूपी उत्तर प्रदेश राज्य में, इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आगे बात करें, नोट है यहाँ पे, भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया जा रहा है। इसके लिए 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। तो यदि आपसे पूछ ले कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है, तो आप कहेंगे सर कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कपास, एक और फसल के बारे में। कपास क्या है आपकी, भारत कपास श्वेत स्वर्ण के पौधे का मूल स्थान है। यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय नगदी फसल है। ठीक है, जिसका रेशा बीज से प्राप्त होता है। काली मृदा, ठीक है, और 60 डिग्री से 85 सेंटीमीटर तक की वर्षा, 60 सेंटीमीटर से सॉरी
50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। पाला रहित मौसम इसके लिए विकास हेतु आवश्यक है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात तथा तेलंगाना कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कपास से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्या है, एक तो नगदी फसल है, उपोष्ण कटिबंधीय नगदी फसल है, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय नगदी फसल है। और कपास के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, काली मिट्टी की, कपास काली मिट्टी के लिए। ठीक है, आगे भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। चलिए जूट के बारे में बात करें। यहाँ पे जूट क्या है इसको भी देख लेते हैं एक बार। जूट भारत की नगदी फसल है। 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस तक उच्च तापमान, नई जलोढ़ मृदा, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा समतल भूमि जूट की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा, विश्व का लगभग 60% उत्पादक देश है। उसके बाद बांग्लादेश है। भारत में जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का स्थान प्रथम है, उसके बाद बिहार और असम। ठीक है, तो यहां से दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं वो क्या है कि जूट क्या है, भारत की नगदी फसल है। एक पॉइंट ये हो गया आपका। और दूसरा कि भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, सबसे बड़ा कितना, लगभग 60% अकेला भारत यहाँ उत्पादन करता है। और उसके बाद कौन है, बांग्लादेश है। ठीक है, सबसे बड़ा भारत है, उसके बाद बांग्लादेश है। और भारत में यदि बात करें जूट उत्पादन में, तो पश्चिम बंगाल का स्थान प्रथम है, उसके बाद बिहार है और उसके बाद असम है। पहले पे कौन है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार और उसके बाद असम है। ठीक है, याद रखेंगे। और भारत के बाद यदि भारत में बात और विश्व में बात हो रही है तो भारत के बाद बांग्लादेश है। ठीक है, भारत की नगदी फसल है जूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सभी लोग चाय पीते हैं तो आजकल, इसको देख लेते हैं। चाय भारत की प्रमुख पेय फसल है, प्रमुख पेय फसल है। यह उष्णार्ध एवं उपोष्ण अर्ध जलवायु परिस्थितियों में पैदा होने वाली फसल है। 150 से 250 सेंटीमीटर ग्रीष्मकालीन वर्षा, हल्की अम्लीय तथा ह्यूमिक युक्त मृदा, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री तक उच्च दैनिक तापमान तथा पहाड़ी ढलान जहां जड़ में जल जमा न हो, इसकी आदर्श भौगोलिक दशाएं हैं। भारत चाय का चीन के बाद सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादक वाला कौन सा राज्य है, देश है, सॉरी, चीन है, उसके बाद भारत है। ठीक है, चीन के बाद भारत है। भारत में कुल चाय का उत्पादन का आधा असम में उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद क्रम से पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कहवा, जिसको कॉफी हम बोलते हैं, कहवा। इसको देखते हैं क्या है। कहवा की यदि हम बात करें तो काफी एक उष्ण कटिबंधीय रोपण एवं नगदी फसल है। कहवा को कॉफी बोलते हैं। इसके लिए 16 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और ढलुआ भूमि आवश्यक है। ठीक है, ढलुआ भूमि आवश्यक होती है। अरेबिका, रोबस्टा एवं लाइबेरिका कॉफी की प्रमुख किस्में हैं। ठीक है, कौन कौन सी, अरेबिका, रोबस्टा, लाइबेरिका, ये क्या है, कॉफी की प्रमुख फसलें हैं। भारत में अधिकतर कॉफी, रोबस्टा कॉफी का उत्पादन होता है। ठीक है, भारत में अधिकतर किसका, रोबस्टा कॉफी का उत्पादन होता है। भारत में कर्नाटक की लेटेराइट मिट्टी में कहवा अच्छी तरह पनपता है। ठीक है, कर्नाटक में कितना, लेटेराइट मिट्टी में। साथ ही कर्नाटक भारत में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन करता है। इसके बाद केरल, तमिलनाडु का उत्पादन, केरल और तमिलनाडु का स्थान है। ठीक है, पहले क्या है, कर्नाटक में आधे से अधिक पर होता है, उसके बाद केरल और तमिलनाडु। विश्व स्तर पर ब्राजील कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, याद रखेंगे ब्राजील है। तो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट प्रश्न। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ फिर से, क्योंकि अभी 2 से 3 वीडियो और आएंगी कृषि एवं पशुपालन से संबंधित। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों जो भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम की, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, जैसे टीचिंग, रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी जैसी जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है दोस्तों। और दोस्तों ऐसी ही अनेक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं अपने चैनल पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।